हेलो, नमस्कार, वेलकम यू ऑल। महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित्रा। आज हम इस लेक्चर में गुणक की कुछ और महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने निवेश गुणक के बारे में देखा था लास्ट के 2 लेक्चर में कि निवेश गुणक क्या है। तो निवेश गुणक हमने देखा था कि अर्थव्यवस्था में निवेश में वृद्धि के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि हो रही है, वह क्या था, निवेश गुणक। इसी तरह से हम ये देखें कि यदि सरकार अपनी राजकोषीय नीति में परिवर्तन करने के फलस्वरूप यदि सरकारी व्यय में या कर में परिवर्तन करे तो उसका राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। तो उसको हम अलग अलग जो गुणक की अवधारणाएं हैं उसके माध्यम से समझेंगे। पहला हम यहाँ पर देखते हैं सरकारी व्यय गुणक या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। सरकारी व्यय में परिवर्तन के फलस्वरूप आय में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को सरकारी व्यय गुणक के नाम से पकड़ा जाता है। देखो, गुणक का जो प्रोसेस है वो वही रहेगा, लेकिन जब हमने निवेश गुणक की बात करी थी तो हमने वहाँ पर देखा था कि निवेश में परिवर्तन के फलस्वरूप आय में परिवर्तन का जो अनुपात है वो निवेश गुणक था। उसी तरह सरकारी व्यय की यदि बात कर रहे हैं, सरकारी व्यय गुणक की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, सरकारी व्यय में परिवर्तन के फलस्वरूप आय में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को क्या बोलेंगे, सरकारी व्यय गुणक। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर सरकारी व्यय में 50 करोड़ रुपए की वृद्धि करने पर राष्ट्रीय आय में 250 करोड़ रुपए की वृद्धि होती है तो सरकारी व्यय गुणक 250/50 बराबर 5 होगा। सरकारी व्यय गुणक का जो जैसे निवेश गुणक की जो वैल्यू थी वो किसके बराबर थी, 1/1 - b। उसी तरह सरकारी व्यय गुणक की जो वैल्यू है वो भी 1/1 - b ही होगी। वो कैसे होगी वो हम देखेंगे। देखो, अर्थव्यवस्था जब संतुलन की स्थिति में है तो हम यहाँ पर मान रहे हैं y = c + i + g। ये संतुलन की स्थिति में होती है तब ये हमारी संतुलन की जो ये इक्वेशन है, इनकम, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर, जब ये हमारी स्थिति होगी तो हम बोलेंगे कि अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में, जिसमें c + i + g क्या समग्र मांग के सूचक है। c यहाँ पर क्या है, यदि a + b y है, सी हमने देखा था केन्स का कंजम्पशन फंक्शन, अल्पकालीन उपभोग वक्र या उपभोग फलन a + b/y। अब इसको हम यदि c की जो वैल्यू है इसको इस इक्वेशन में रखें तो हमें क्या मिलेगा, y = a + by + i + g। ठीक है, अब इसमें वही करना हमें। यहाँ पर हम क्या करेंगे, by को यदि इस तरफ लेके आते हैं तो क्या होगा, y - by, इधर क्या बचेगा, a + i + g। ठीक है, तो y और y दोनों सेम है तो y को कॉमन लेने पर यहाँ पर इन दोनों में से यदि y कॉमन ले ले तो y से y कैंसिल हो गया, 1 - b = a + i + g। ठीक है, अब यहाँ पर ये 1 - b यदि इसके नीचे जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y = a + i + g / 1 - b। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, एक नेशनल इनकम की आइडेंटिटी इक्वेशन हम इसको बोल सकते हैं, a + i + g / 1 - b। अब सपोज क्या हो कि इकॉनमी में सरकार विस्तारवादी राजकोषीय नीति के फलस्वरूप सरकारी व्यय में यदि वृद्धि करती है तो हम देखना चाह रहे हैं कि इसके फलस्वरूप हमारी राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि की उम्मीद है या कितनी वृद्धि होगी। तो वो देखने के लिए हम यहाँ पर चेंज दिखाएंगे। सबसे पहले सरकारी व्यय में वृद्धि से सरकारी व्यय डेल जी बढ़ने पर नई संतुलन आमदनी क्या होगी, जैसे ये हमारी थी, पहले जो हमारी आइडेंटिटी इक्वेशन थी वो थी ये थी। अब y में हम चेंज देखेंगे, y + डेल y = किस में चेंज के फलस्वरूप हुआ, तो डेल जी के तहत। तो यहाँ पर i एज इट इज़ रहेगा क्योंकि i में अभी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो y + डेल y = a + i + g + डेल g / 1 - b। दोनों को हमने इस इक्वेशन में रख दिया। अब यहाँ पर ये 2 इक्वेशन हमारे सामने हैं, 1 और 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 के घटाने पर दोनों को यदि आपस में घटाएं, मतलब हम दोनों में परिवर्तन देखना चाहिए कि राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि हुई है। तो ये हमारी सेकंड वाली इक्वेशन ये हो गई। डेल जी बढ़ने पर हमारी राष्ट्रीय आय की इक्वेशन ये होनी चाहिए और इससे बढ़ने से पहले ये थी। अब इन दोनों को यदि हम माइनस कर दें आपस में तो हमें पता चल जाएगा कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि क्या होगी। तो ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को उस इक्वेशन से माइनस करेंगे। तो y + डेल y माइनस ये y कहाँ से आया, यहाँ से, ये वाला। ठीक है, इसी तरह हम a + i + g + डेल g / 1 - b को
क्या करेंगे, a प्लस आई प्लस जी अपॉन वन माइनस बी से माइनस करेंगे। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि यार ये अलग कैसे लिख दिया, डेल जी अपॉन वन माइनस बी। देखो इसको यहाँ पर नहीं भी लिखो तो ये इक्वेशन क्या थी, यही थी, ये जो इक्वेशन है। अब ये हर इसको अलग अलग लिखे तो इस तरह से लिख सकते हैं, ए अपॉन वन माइनस बी प्लस आई अपॉन वन माइनस बी प्लस जी अपॉन वन माइनस बी प्लस डेल जी अपॉन वन माइनस बी। तो इसमें इन्होंने यही किया है कि इनमें क्योंकि कुछ चेंज नहीं हुआ है इसलिए इनको वन प्लस आई प्लस जी अपॉन वन माइनस बी लिख दिया है प्लस डेल जी अपॉन वन माइनस बी। थोड़े कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इस तरह से लिख दिया है, यदि नहीं भी लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ताकि ये इससे कट जाए वापस आपस में, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, माइनस ए प्लस आई प्लस जी अपॉन वन माइनस बी। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये पूरा इससे कैंसिल हो गया, ये माइनस की वैल्यू ये प्लस की वैल्यू ये आपस में कैंसिल हो जाएगी, ए प्लस आई प्लस जी अपॉन वन माइनस बी। तो हमारे पास क्या बच गया, डेल जी अपॉन वन माइनस बी। इधर क्या हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ क्या बच गया, डेल वाई अपॉन सिर्फ डेल्टा वाई बच गया, डेल्टा वाई इक्वल टू डेल जी अपॉन वन माइनस बी, ठीक है। अब देखो, अब ये डेल जी यदि इसके नीचे जाएगा, नीचे हम रख लेते हैं इसको, डेल वाई अपॉन डेल जी इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस बी। जो हमारा निवेश गुणक था उसी के समान हमारा एक सरकारी व्यय गुणक भी हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अतः सरकारी व्यय गुणक डेल वाई अपॉन डेल जी वन अपॉन वन माइनस बी होता है, जो सरकारी व्यय में परिवर्तन को आय में होने वाले परिवर्तन के रूप में व्यक्त करता है, ठीक है। उपरोक्त उदाहरण के आधार पर हम यदि देखें तो हम निकाल सकते हैं, जैसे हमने पहले एग्जांपल दिया 50 करोड़ रुपए यदि एक्सपेंडिचर सरकार अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाती है तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि होगी। तो 50 बटा वन माइनस 0.8, हमारी उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति हमने क्या ली यहाँ पर 0.8। तो डेल्टा वाई बराबर 50 बटे वन माइनस ये तो हमारी पता है हमें कितनी होगी, 5 होगी ये। तो 50 का 5 गुना कितना होगा, 250, ठीक है। आप तुरंत भी निकाल सकते हैं, MPC 0.8 है तो आपका गुणक की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। 5 को आप 50 से मल्टीप्लाई कर लो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 250 करोड़ रुपए, ठीक है। मल्टीप्लाई हमें क्या बता रहा है कि कितने गुना वृद्धि होगी, 50 करोड़ यदि सरकारी व्यय में वृद्धि हुई तो आय आपकी 250 करोड़ रुपये बढ़ जाएगी। इसी तरह हमने सरकारी व्यय गुणक यदि निकाला तो डेल वाई अपॉन डेल जी 250 बटे 50 इक्वल टू 5 आ गया। इसको हम सिर्फ इससे भी निकाल सकते थे, तो इसको निकालेंगे तो क्या होगा, क्या आएगी इसकी वैल्यू, 2/10, ठीक है। यहाँ आ जाएगा ये 2/1/2/10, 10 ऊपर गया क्या हो गया 5, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम गुणक भी निकाल सकते हैं, उससे हमने हमारा एक्सपेंडिचर दे रखा था तो हमने राष्ट्रीय आय में क्या वृद्धि होगी वो भी हमने देख लिया, ठीक है। ये आपका था सरकारी व्यय गुणक। अब सरकारी व्यय गुणक में भी आप इसी तरह से वो फंक्शनिंग जैसे हमने देखी थी, यदि स्थिति हम बात करें तो तुरंत हम उसी तरह से हम बता सकते हैं कि यदि 50 करोड़ की वृद्धि हुई तो हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आय में 250 करोड़ की वृद्धि हुई। लेकिन ये भी वही पूरी प्रोसेस चलेगी, सरकार यदि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाती है अपनी राजकोषीय नीति के फलस्वरूप तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यदि गवर्नमेंट कहाँ करेगी, जैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग में रोड सड़क ब्रिज या आपके कोई डैम बना रही है, या पब्लिक एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट स्कूल्स यदि बनाए जा रहे हैं, हॉस्पिटल बनवाए जा रहे हैं, बड़े बड़े जैसे रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, तो ये सारा यदि सरकार यदि एक्सपेंडिचर करती है तो इससे क्या होगा, वहाँ के जो लोकल लोग हैं वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। रोज़गार मिलने से उन लोगों की आय बढ़ेगी, आय बढ़ने से उनकी जो उपभोग है वो उपभोग क्षमता बढ़ेगी, मतलब क्रय शक्ति क्षमता बढ़ने से क्या होगा, एक तरह से इकोनॉमी में आपको एक इंजेक्शन देखने को मिलेगा। तो इसलिए जब सरकारी व्यय में एक लेवल पे हम देखते हैं कि वृद्धि हो रही है तो इसका एक मल्टीपल इफेक्ट हमें देखने को मिलता है इकोनॉमी में। ये भी एक तरह से लोगों की आय बढ़ाकर उनकी क्रय शक्ति क्षमता बढ़ाती है, जिससे इकोनॉमी में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, जिससे न केवल उत्पादन रोजगार बल्कि निवेश भी बढ़ता है। वो हम देखेंगे त्वरक प्रभाव जब हम देखेंगे तो उसके माध्यम से हम देखेंगे किस तरह से राष्ट्रीय आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय की जो वृद्धि है वो निवेश को प्रभावित करती है। तो वो एक त्वरक प्रभाव है। यहाँ पर सिर्फ गुणक प्रभाव हम देख रहे हैं कि
सिर्फ निवेश या सरकारी व्यय में वृद्धि से राष्ट्रीय आय में कैसे वृद्धि हो रही है। अब राष्ट्रीय आय में वृद्धि के फलस्वरूप वापस निवेश पर कैसे प्रभाव होता है, ये हम त्वरक प्रभाव में देखेंगे, जिसको हम एक्सेलरेटर थ्योरी बोलते हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए गुणक और त्वरक के माध्यम से हम पूरा एक सर्कल हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो अभी ये एक पार्ट है आपका गुणक। अगले लेक्चर में एक दो लेक्चर में आपके इसके अवधारणाओं के बाद हम त्वरक पढ़ेंगे, तो इससे आपको पूरा एक क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि गवर्नमेंट कोई भी स्टेप ले रही है तो किस तरह से उसका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। सरकारी व्यय गुणक, इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट लाइक द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, निवेश गुणक के बराबर ही है। बस इसमें क्या करना है हमें, वहाँ हम लिख रहे थे डेल्टा वाई किसके फलस्वरूप, इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन के कारण। यहाँ पर हमने लिखा वाई में परिवर्तन किसके कारण, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में मल्टीप्लाई के मतलब परिवर्तन के कारण। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप इसको पढ़िए एक बार बुक से, और नहीं समझ आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं दोबारा एक बार कोशिश करूँगी। ठीक है।